मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और यह कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। और लगातार कई कैंडिडेट्स के द्वारा इस टॉपिक के क्लासेस लेने की मांग की जा रही थी। हालांकि हमारी इच्छा तो थी कि रेगुलर लेकर के चलूं, लेकिन अब थोड़ा सा प्लान में परिवर्तन आ गया। हिस्ट्री तो चलते ही रहेंगे और इधर जो टफ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो 4-5 टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें से टफ टॉपिक्स को मैं चुन चुन करके बीच बीच में पढ़ा दिया करूँगा। तो आज जो है हमारा टॉपिक धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे। इसके बाद जल्द ही आर्थिक सुधार से संबंधित क्लास ले लूँगा, ठीक है। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, वह भी एक थोड़ा सा टफ टॉपिक सर, 2 क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। और धारणीय विकास से जो है आपके आने वाले हैं 4 प्रश्न, ठीक है। लेकिन साथ में जो आर्थिक मुद्दे जोड़ दिया है उसको समझना जो है आपको ज़रूरी है। धारणीय विकास का परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी मैं हल्की फुल्की चर्चा भी करूँगा। लेकिन जो संबंधित आर्थिक मुद्दे हैं ये जोड़ दिया है, तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के बीच, जेपीएससी के कैंडिडेट्स के बीच क्रिएट कर रहा है। इसका सीधा सा कारण है कि यह टॉपिक फैक्चुअल कम है, कंसेप्चुअल ज़्यादा है, ठीक है। उसी कंसेप्ट को मैं समझा दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट नोट्स पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ज़्यादा लंबा आपको समय नहीं लगेगा, ओके। तो देखिए, धारणीय विकास के संदर्भ में चूँकि मानव का जब से विकास हुआ है वह निर्बाध रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता रहा है, उसे किसी ने रोका नहीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इंग्लैंड में 18वीं सदी के अंत में हुआ, उसके बाद मानव को खुद ब खुद फील होने लगा कहीं हम लोग पर्यावरण का अत्यधिक दोहन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चिंता जरूर कई लोगों के बीच थी कि कहीं फिर वह मानव को ही, ये जो हमारा कृत्य है, मानव का जो कृत्य है, वो कहीं मानव को ही ना नुकसान पहुंचा दे। क्या यह धरती सिर्फ मानव के लिए है, या फिर जो भी पर्यावरण के घटक होते हैं, जैव और अजैव घटक, ठीक है, उनका भी अधिकार बराबर है, ठीक है। हम जब इच्छा किया हम वन काट दिए, जब इच्छा किया किसी भी जंतु के अस्तित्व को हम समाप्त कर दिए, तो कहीं ना कहीं से मानव इफेक्टेड होता है। आर्थिक विकास भी क्या अंधाधुन उचित है अविवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है। यही सब इसमें जो है स्टडी करना है। अगर आप आर्थिक विकास उस तरीके से कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका जीडीपी जो है बढ़ता जा रहा है, आपका जो क्रेडिट है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वास्तव में आपने कैलकुलेशन किया उस जीडीपी को प्राप्त करने के लिए हमने पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचा दिया है, ठीक है। शायद कभी नहीं हो पाया है और आज तक नहीं हो पाया है। चिंता व्यक्त की जा रही है, प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये जीडीपी की अवधारणा को छोड़ने का साहस अभी तक नहीं किया गया है। आपको शायद पता होगा कि जीडीपी की अवधारणा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको अत्यधिक मान्यता प्राप्त है वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में। इस अवधारणा को दिया कौन था? तो इस अवधारणा को देने वाले थे रिचर्ड स्टोन। उन्होंने खुद कहा था जब इस अवधारणा को दिया था कि जीडीपी तो ठीक है, लेकिन पर्यावरणीय और मानवीय मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा। क्लब ऑफ सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। किस तरीके से क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग समझ ही चुके हैं। तो देखिए, धारणीय विकास की अवधारणा जो है शुरू हुई 1972 में क्लब ऑफ रोम के बुद्धिजीवियों के द्वारा कहा गया। पहली बार चिंता व्यक्त की गई। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग संसाधनों का विनाश करते जा रहे हैं, 21वीं सदी के अंत तक संसाधनों की कमी हो जाएगी और जिस आर्थिक विकास के लिए हम लोग संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं वो आर्थिक विकास धीमी होकर के डाउनफॉल हो जाएगा। इसके बाद 1980 में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा पहली बार जो रिपोर्ट जारी किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में, उसे 1982 में यूएनओ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला आधिकारिक प्रपत्र माना जाता है। इसके बाद यूएनओ के द्वारा ही ब्रुडलैंड रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है 1987 में, जिसे कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहा जाता है। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया, ओके। परिभाषा में यही था, आपका सिंपल मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया जाए कि फ्यूचर में जो आने वाले हैं पीढ़ी, ठीक है,
उनको भी किसी तरह के संसाधनों की कमी का सामना करना नहीं पड़े। जो भी संसाधनों का हम यूज करें उसकी प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था हो। पृथ्वी पर सिर्फ मानव का अधिकार नहीं है बल्कि जीव जंतुओं और जो निर्जीव पेड़ पौधे भी हो गए या पहाड़ पर्वत नदी जो जिस रूप में हैं उनको उसी रूप में रहने का अधिकार है, अन्यथा मानव को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। 1987 के बाद UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसके द्वारा एसटी के 3 स्तंभ बताए गए। ठीक है, इस पर हम लोग इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एसडी का ये जो पहला पार्ट है इकोनॉमिक है, आर्थिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सामाजिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरणीय। इन तीनों का जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNHCR ने कहा। इसका सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट अगर ठीक नहीं रहा तो स्वास्थ्य, समाज के अंतर्गत आप स्वास्थ्य को शामिल कर सकते हैं या शिक्षा को शामिल कर सकते हैं। अगर पर्यावरण तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित है, ठीक है, स्वच्छ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, स्वस्थ नहीं रहेंगे या अच्छी तरह से शिक्षा नहीं रहेगी तो फिर आप एक रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मानव तभी राष्ट्रीय संपत्ति बन पाता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी न किसी कार्य में कुशल हो। ठीक है, यानी कि शिक्षित हो, प्रशिक्षित और शिक्षित हो। अगर आप प्रशिक्षित और शिक्षित होंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, इससे ये जुड़ा हुआ है, तो आप आर्थिक विकास में योगदान देंगे क्योंकि आप रिसोर्स बन चुके रहेंगे। ठीक है, यही था 3 स्तंभ। ये मुख्य परीक्षा में भी है, JPSC में। ओके, इसके अलावा हम लोग और पढ़ेंगे आज जो ग्रीन GDP। ठीक है, ग्रीन GDP का जो अर्थ होता है इसको सिंपल समझ लीजिए। जो सामान्य GDP होता है उसमें मान लीजिए कि सामान्य GDP आया 100 रुपया। अब उसमें जितना हमारा 100 रुपया आया है अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन से, तो उसमें पर्यावरण का कितना गलत तरीके से ह्रास हुआ। एक नेचुरल तरीका होता है, ओवरशूट डे मनाया जाता है ना, अगस्त के आसपास से हो जाता है, जबकि 31 दिसंबर होना चाहिए। ओवरशूट डे का अर्थ होता है कि पूरे साल भर के संसाधनों का उपभोग हमने कब तक कर लिया, किस तिथि तक। ठीक है, तो अगस्त के आसपास अभी चल रहा है, यानी कि 4 महीना हम लोग पहले ही सारे संसाधनों को समाप्त कर जाते हैं। तो किसी भी देश का GDP जितना भी आया है उसमें पर्यावरण का ह्रास का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, जो प्रदूषण हमने फैलाया, जो बीमारी फैलाया, ठीक है, जो वनों की कटाई कर दी, पहाड़ को नुकसान पहुंचाया, नदी का जल को खराब किया, तो उनका एक मौद्रिक मूल्य आकलन करके उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, GDP में जब आप माइनस करेंगे पर्यावरण ह्रास, तब आएगा ग्रीन GDP, GGDP। ठीक है, इससे भी प्रश्न रह सकते हैं। पहला बार किसने जारी किया था, किस देश ने? तो चाइना के द्वारा जारी किया गया था 2006 में, 2004 के आंकड़ों के आधार पर। लेकिन उसने चूंकि जब वह जारी किया तो GDP की अपेक्षा GGDP जो था 3% डाउन हो गया, इसलिए 2007 से उसने बंद कर दिया, क्योंकि GDP का 3% तक गिर जाना निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट के लिए, इंटरनेशनल क्रेडिट को उसको नुकसान पहुंचा, निवेश की संभावनाएं कम हुई। ठीक है, इसलिए उसने जारी करना छोड़ ही दिया। भारत भी कई बार प्रयास किया कि GGDP को जारी किया जाए, ग्रीन GDP को, लेकिन वह कभी जारी आज तक नहीं कर पाया। तो ये पहला और अंतिम देश बन गया चीन 2006 में, जिसने 2004 के आंकड़ों के लिए जारी किया था। भारत के अन्य प्रयासों के रूप में देख सकते हैं कि 2015 में इसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी, NGT की स्थापना की थी, जो पर्यावरणीय मानकों को देखता है हर क्षेत्र में किसी भी आर्थिक गतिविधि में। और 2011 में पार्थ सारथी गुप्त समिति का जो है गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि GGDP को किस तरीके से जो है भारत में लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए समिति का गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत जब भी
जीजीडीपी को लागू करने को सोचता, चाहे 2009 हो या 2015 हो, हमेशा एक समस्या उसके सामने आ जाती थी कि उसके पास पर्याप्त डाटा नहीं थे, आंकड़े नहीं थे, ठीक है, कि कितना ह्रास हुआ, उसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है कि पर्यावरण का ह्रास कितना हुआ है, क्या माइनस किया जाए। इसी कारण न भारत जारी कर पाता है जीजीडीपी और न ही विश्व के अन्य देश, और संभवतः करना भी नहीं चाह। लेकिन पार्थसारथी गुप्त समिति जो 2011 में गठन किया गया था, उनका रिपोर्ट आता है 2013 में। उन्होंने सीधा सीधा कहा ठीक है, आप जीजीडीपी को शामिल मत कीजिए, मत उसके अनुसार आकलन कीजिए, लेकिन आप सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि आपका जीडीपी जितना है, मान लीजिए कि 100 रुपया है जीडीपी, हमने फिर कितना खर्च किया स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो कि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुए थे, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कितना हमने खर्च किया, बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण में कितनी वृद्धि हुई। तो इन सारे का जितना हम खर्च किए उस साल, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पार्थसारथी गुप्त समिति ने यही कहा, जितना भी हम खर्च किए उसको आप माइनस कर दीजिए जीडीपी में, क्योंकि जो जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में हमने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उससे से ना वो सारा समस्या उत्पन्न हुआ था। तो उतना अगर माइनस करके पार्थसारथी गुप्त ने एक आकलन किया कि वर्ष 2013-14 वित्तीय वर्ष में लगभग 8.5% जो है जीडीपी में कमी देखी गई, ठीक है, ये भारी कमी थी, समझ गए ना। तो ये काफ़ी नुकसानदायक था। एक तो आपको समझना है ग्रीन जीडीपी, इसके अलावा जो आपको समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 17 गोल्स, सस्टेनेबल गोल्स जिसे कहा जा रहा है, उसका जो निर्धारण किया गया है, इसको आपको याद कर जाना है, ठीक है। ये 2015 से 2030 के लिए है, 15 वर्षों के लिए है। चलिए अब हम लोग आते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो जारी किया गया है 14 जून 2021 को। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है कि एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उसमें सारे देशों का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जो 2021 के लिए जारी किया गया है उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। कुल 165 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 120वां है और अपने समस्त पड़ोसी देशों से पाकिस्तान को छोड़कर यह सबसे पीछे है। यहाँ तक ब्रिक्स देशों से भी पीछे है। सर्वोच्च स्थान पर फिनलैंड है। दूसरी ओर नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2018 से इसी आधार पर, इन्हीं 17 गोल्स के आधार पर कि सारे राज्यों का, भारत के राज्यों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उससे भी जारी किया गया है उस सूचकांक को भी। उसमें सर्वोच्च स्थान पर रैंकिंग में जो है केरल है। तो बिहार, झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, इसलिए पूरा भारत पिछड़ गया। इतने बड़े बड़े स्टेट, जब यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इस झारखंड, ये सब जो है पिछड़े रहेंगे तो देश तो पिछड़ना ही है, ठीक है। जब तक इनका विकास नहीं होगा, देश का विकास होने वाला नहीं है। इसके अलावा जैसे दिल्ली में जो 14 जून 2021 को हुआ है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा, टेरी के द्वारा आयोजन हर साल होता है। पूरे विश्व के नोबेल पुरस्कार विजेताओं, पर्यावरणविदों, राजनेताओं एवं अन्य विद्वानों को बुलाया जाता है और सतत विकास पर वहाँ पर चर्चा की जाती है। इस प्रकार धारणीय विकास को आप आर्थिक विकास से, आर्थिक मुद्दों से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल हुआ या क्योटो हुआ, ये सब पेरिस सम्मेलन हुआ, ये सब की भी हल्की फुल्की चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो पर्यावरण में मैंने विविध सेक्शन में पूरा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ा दिया है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसके साथ जोड़ करके ही आपको पढ़ना है। चलिए अब आप क्लास कीजिए। जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मैं आज दे रहा हूँ अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि धारणीय विकास शब्द का प्रयोग किस घोषणा के अंतर्गत किया गया था। तो 1970 में काको योग घोषणा के अंतर्गत किया गया था। हालांकि इसे डिफाइन नहीं किया गया था उस समय। धारणीय विकास की संकल्पना काफ़ी पहले आ चुकी थी लेकिन जो गंभीरता से प्रयास दिखते हैं 1972 के क्लब ऑफ रोम के बुद्धिजीवियों के द्वारा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट ऑफ ग्रोथ नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और इसमें कहा गया था कि अगर इतनी तीव्र गति से
आर्थिक संसाधनों का ह्रास जारी रहा तो आर्थिक संसाधन तो प्रभावित होंगे ही, आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा, जिसके लिए इतना प्रयास हो रहा है। 1980 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नामक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम भी याद कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट को धारणीय विकास की अवधारणा का पहला आधिकारिक प्रपत्र माना गया, क्योंकि 1982 में उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया था। 1987 में देखिए क्या होता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम था कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट या ब्रूडलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पहली बार धारणीय विकास को परिभाषित किया गया कि संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो सके और संसाधनों की प्रतिपूर्ति भी हो, प्रकृति के अन्य जैव अजैव तत्वों का अस्तित्व बना रहे। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो इस कमीशन के द्वारा धारणीय विकास के 3 आयाम बताए गए हैं और ये आयाम हैं पर्यावरणीय धारणीय विकास, सामाजिक धारणीय विकास, आर्थिक धारणीय विकास। इन्हें धारणीयता का 3 स्तंभ भी कहा जाता है। ये तीनों तत्व आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं अगले पेज में देखिए। आप 3 वेन डायग्राम देख रहे हैं सर्कुलर शेप में, जिसमें BCD आप रेड कलर में देख रहे हैं, वह सामाजिक धारणीय विकास, आर्थिक धारणीय विकास और पर्यावरणीय धारणीय विकास के आयामों को प्रकट करता है। और GEF जो आप देख रहे हैं वह सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीय विकास का मिक्सिंग को बताता है, और E नंबर जो है सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय विकास का मिक्सिंग को बताता है, और F नंबर जो देख रहे हैं आर्थिक धारणीय विकास और पर्यावरणीय धारणीय विकास का मिक्सिंग को बताता है, और A नंबर जो देख रहे हैं ठीक बीच में वही बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास को। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों को महत्व दिया गया है, क्योंकि यही तीनों आयाम जो हैं धारणीय विकास के स्तंभ हैं। अब चलिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय में क्या क्या शामिल होता है, उसके अलावा G, E और F में भी क्या क्या शामिल होता है उसको जान लीजिए। सामाजिक धारणीय विकास में जीवन और शिक्षा की गुणवत्ता को शामिल किया जाता है, इसके सामुदायिक विकास को इसमें शामिल किया जाता है, समान अवसर, कानून और नैतिकता को। चलिए अब देखिए आर्थिक धारणीयता में क्या शामिल किया जाता है। स्मार्ट तरीके से विकास यानी कि संसाधनों का ह्रास न हो, दीर्घ अवधि की योजना, मितव्ययिता, कम से कम खर्च हो, संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग, शोध और विकास ताकि धारणीयता सुनिश्चित हो। पर्यावरणीय धारणीयता में क्या आते हैं, संसाधन प्रबंध और पर्यावरणीय सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण। चलिए अब E नंबर में जो था आर्थिक और सामाजिक आयाम का मिक्सिंग था, उसमें क्या क्या आएगा, उचित कर व्यवस्था, व्यवसाय के क्षेत्र में नैतिकता, कामगारों के अधिकार और सरकारी खर्च। आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में आएंगे आपके ऊर्जा दक्षता, कार्बन क्रेडिट, उत्पादकता में वृद्धि, क्योंकि कार्बन क्रेडिट हो या अगर ऊर्जा दक्षता होता है यानी कि कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, अर्थव्यवस्था को लाभ भी पहुँचेगा। ठीक है, उत्पादकता में अगर आप वृद्धि करते हैं तो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर भी आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक प्लस पर्यावरणीय, इसमें पर्यावरणीय कानून होना चाहिए ताकि जो समाज यानी कि मानव का हेल्थ वगैरह प्रभावित ना हो। रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है पर्यावरण के संदर्भ में, मानव को नुकसान पहुंचे तो मीडिया भी सक्रिय हो सकता है। अब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यानी कि लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है, पर्यावरण के प्रति कि आप, क्योंकि मानव के माध्यम से ही आर्थिक विकास होता है। अगर मानव को जागरूक किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर आप किसी भी तरह से आर्थिक विकास, अपने विकास की कल्पना मत कीजिए, अंततः आपको ही नुकसान होने वाला है। अब आ जाइए उसी डायग्राम से संबंधित है धारणीय विकास। यह उस समेकित क्षेत्र को कहा जाता है जहां सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय धारणीयता समग्र रूप से मिलते हैं। जो कॉमन जोन था आप देखे थे बीच में जिसे मैंने दिखाया, वही है धारणीय विकास की सिचुएशन, यानी कि तीनों का बराबर महत्व है। अब आइए धारणीयता और संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 गोल्स, लक्ष्य जो 2015 से 30 तक के लिए हैं, तो इससे भी मैंने इस तरीके से बांट दिया है कि आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों के माध्यम से मैंने 17 लक्ष्यों को विभाजित कर लिया है, इसलिए इसे जरूर याद कर लें आप। पहला जो है सामाजिक लक्ष्य क्या है यूएनओ का, उसे सामाजिक आयाम के अंतर्गत मैंने शामिल कर दिया है। इसमें स्वास्थ्य है, गरीबी का निर्मूल समापन है, भूखमरी रोकना, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कृषि
और उसके अलावा लैंगिक समानता और शिक्षा। लैंगिक समानता का अर्थ होता है महिला और पुरुषों को समान अधिकार प्रत्येक देश में। अगला देखिए, पर्यावरणीय लक्ष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, जंगल भूमि क्षरण और जैव विविधता की रक्षा करना, स्वच्छता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना, सस्ते, टिकाऊ और धारणीय ऊर्जा तक पहुंच। ऐसा ऊर्जा नहीं होना चाहिए जो प्रदूषण फैलाए, न्यूनतम प्रदूषण फैलाए या फिर नहीं फैलाए, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। समुद्री संसाधनों का संरक्षण, समुद्र पर भी ध्यान दिया गया है इस लक्ष्य में। जंगल भूमि क्षरण और जैव विविधता की रक्षा। अब आर्थिक लक्ष्यों को देखते हैं जो 17 गोल्स में शामिल हैं। सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी, सतत आर्थिक और समावेशी विकास। समावेशी विकास को अलग कर दीजिएगा। देश के अंदर आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के अंदर। चलिए अब सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को देख लीजिए। 2021 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क STSN और वर्टल्समैन और स्टीव टंग के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 165 देशों में फिनलैंड को सर्वोच्च स्थान मिला है और भारत को 120वां रैंक मिला है। यह रैंकिंग 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर दी गई है। पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति खराब है, जैसे चीन 57, भूटान 75, श्रीलंका 87, नेपाल 96, बांग्लादेश 109, पाकिस्तान 129, यानी कि पाकिस्तान से ही बेहतर है केवल। ब्रिक्स देशों में भी भारत सबसे खराब सिचुएशन में है। रूस 46, चीन 57, ब्राजील 61, साउथ अफ्रीका 107। अब आइए आते हैं धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे। आर्थिक विकास धारणीयता के साथ कैसे हो, यह एक बड़ी चुनौती है। अगर धारणीय विकास से संबंधित सभी शर्तों को माना जाए तो आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया आर्थिक विकास पृथ्वी और मानव के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन धारणीय आर्थिक विकास को अगर सभी देशों के लिए समान रूप से लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से धारणीय विकास को विवाद रहित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए वैश्विक प्रयास को थोड़ा बहुत देख लिया जाए। हरित GDP की अवधारणा, जिससे GGDP भी, अगर GGDP को आप मैथमेटिकल फॉर्म में प्रकट करते हैं हरित GDP को, तो GDP माइनस पर्यावरण और संसाधनों के नुकसान का जो मौद्रिक मूल्य है उससे आपका प्राप्त होता है GDP की अवधारणा की शुरुआत करने वाले रिचर्ड स्टोन ने भी कहा था कि GDP के आकलन में पर्यावरणीय तत्वों को महत्व देना होगा। ग्रीन GDP के संदर्भ में प्रयास ऐसे तो 1972 से ही शुरू हो गए थे, पर वर्ष 2000 के बाद सभी देशों के द्वारा गंभीरतापूर्वक इस क्षेत्र में प्रयास शुरू किया गया। 2006 में पहली बार चीन के द्वारा ग्रीन GDP का आंकड़ा जारी किए गए, जो सामान्य GDP से 3% कम थे। 2007 से इस कारण चीन ने अपने साख को प्रभावित होते देख बंद कर दिया ग्रीन GDP का निर्धारण। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में वर्ष 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन GDP जारी करने का इरादा व्यक्त किया गया, पर जारी नहीं हो पाया। वर्ष 2011 में पार्थदास गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। समिति के सकारात्मक सिफारिशों के बावजूद ग्रीन GDP कभी जारी नहीं हो सका भारत में। इसका कारण यह था कि पर्यावरण नुकसान के संबंध में सरकार के पास आंकड़े नहीं थे। दास गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 2013 में कहा था कि अगर पर्यावरण के ह्रास के कारण उत्पन्न बाढ़, सूखा, बीमारी, जीविका ह्रास, प्रदूषण के नुकसान को घटाया जाए तो GDP में 8.5% तक की कमी हो सकती है। मैं समझा ही चुका हूँ। लिविंग प्लानेट जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक मैगजीन है, जर्नल है, कि रिपोर्ट के अनुसार भारत के 32% भूमि निम्नीकरण के शिकार हैं, 25% भूमि मरुस्थलीकरण के शिकार हैं। इन कारणों से 21वीं सदी के अंत तक भारत की उत्पादकता में 30 से 40% की कमी आ सकती है। यह ध्यान रखना होगा कि वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त हुए ईंधन और कच्चे माल का मौद्रिक मूल्य क्या है, इसके उत्पादन का मौद्रिक मूल्य क्या है, और इससे जल, वायु, वन, पहाड़, समुद्र इत्यादि संसाधनों की कितनी क्षति हुई है और उसका क्षतिपूर्ति लागत क्या है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आर्थिक विकास की किसी भी संकल्पना को, योजना को बनाने से पहले। यही कारण है कि भारत सहित विश्व समुदाय ने इस संदर्भ में कई प्रयास किए हैं। यदि भारत के प्रयास को देखा जाए तो जल प्रदूषण कानून 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण कानून 1987, जो वायु प्रदूषण अधिनियम का ही पार्ट है, ध्वनि प्रदूषण कानून, पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय
स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1972, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, 2012 में फिर से रियो +20 हुआ था, पेरिस सम्मेलन 2015। इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में पर्यावरण वाले नोट्स में दे दिया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके अलावा मॉन्ट्रियल समझौता 1987 जो ओजोन परत के संरक्षण हेतु था। क्योटो समझौता 1997 में अपनाया गया, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। इसमें 192 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना। तो सीधे सीधे जो है फैक्ट्रीज प्रभावित होंगे इससे। कुछ भी कड़ाई से आपका अगर पालन किया जाता है किसी कानून का तो फैक्ट्रीज प्रभावित होंगे, तो आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होगा। चलिए कुछ और फैक्ट्स को कर लीजिएगा। 20वां दिल्ली सतत विकास सम्मेलन 2021 से हर वर्ष होता है, ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आयोजन टेरी के द्वारा किया गया था, यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में है, प्रतिवर्ष आयोजन करता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, राजनीतिक, पर्यावरणविदों एवं अन्य प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कुछ और फैक्ट्स को देख लीजिए। आवर कॉमन फ्यूचर के लेखक हैं बर्टलैंड। गृहा का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है? तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, यह टेरी के द्वारा ही विकसित किया गया है, जिसमें रेटिंग किया जाता है बड़े बड़े बिल्डिंगों का कि वह प्रदूषण की दृष्टि से किस सिचुएशन में हैं। सतत विकास लीडरशिप अवार्ड 2021 भी दिया गया इसी सम्मेलन में, दिल्ली वाले सम्मेलन में, जो जेफरी सॉस को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। हेनरिक इंडेक्स का संबंध सतत विकास से है। एंथ्रोपोस्ट्रिज्म नामक एक वर्ड है, इसका भी संबंध सतत विकास से है, क्योंकि सतत विकास के जो विरोधी हैं उनका मानना है कि आर्थिक विकास से इससे प्रभावित होगा। ऐसे अवधारणाओं से उन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोस्ट्रिज्म। कुछ और अवधारणाओं को समझ लीजिए। एक है इसमें पारिस्थितिकी ऋण। इसका अर्थ यह है कि जब मानव में पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति, धारणीय विकास के प्रति जागरूकता आई, मानव समुदाय को प्रतीत हुआ कि जितने संसाधनों पर हमारा हक है, अगर उससे ज़्यादा संसाधन हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं सही या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से, तो हमारे ऊपर ऋण के रूप में वह है। उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकी ऋण। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में केरल का शीर्ष स्थान है, बिहार सबसे नीचे है, ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर नीति आयोग के द्वारा भी जारी किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन हुआ है। अगर देश के स्तर पर एसडीजी का आंकड़ा देखा जाए तो 6 अंकों का सुधार देखा गया है, जो 60 से 66 अंक हो गया है। नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है संदर्भ में आंकड़ा, उसके अनुसार केरल 75 अंक के साथ शीर्ष पर है और 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु भी दूसरे स्थान पर है, उसका भी 74 अंक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स में बिहार, झारखंड और असम खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखते हैं तो 79 अंक के साथ चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, यानी कि पूरे देश में यह प्रथम है। वहीं दूसरे नंबर पर 68 अंक के साथ। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली सर्वोच्च स्थान पर है, राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो केरल सर्वोच्च स्थान पर है राज्यों में, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में। सामाजिक आयाम के अंतर्गत यह आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। नीति आयोग के द्वारा पहली बार दिसंबर 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जरिए राज्यों की गुणवत्ता का आकलन शुरू किया गया था। हाँ, इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।